दोस्तों, आज की कहानी है अकेलापन। पापा सफेद कुर्ता धोती पहने और ऊपर से शाल ओढ़े खड़े थे। सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है, पर मेरे मन में सदा से ही इस रंग से चिढ़ थी। उन औरतों ने समाज का क्या बिगाड़ा है, जिसके पति के ना होने पर उसे सारी उम्र सफेद कपड़े में लिप्त रहने के लिए बाध्य किया जाता है। मेरे और पापा के साथ हमारे कई और रिश्तेदार कतार में खड़े थे। धीरे धीरे सभी लोग सर झुकाए हमारे सामने से चले गए और पंडाल मरघट जैसे सन्नाटे में तब्दील हो गया। हमारे दूर पास के रिश्ते नाते वाले भी वहां से चले गए। सभी की सहानुभूति भरे शब्द उनके साथ ही चले गए। कुछ अति निकट परिचितों के साथ हम अपने घर आ गए। पापा सर झुकाए अपने कमरे में चले गए। बाकी बच्चे परिजनों के साथ भी ड्राइंग रूम में बैठ गए। कुछ औपचारिकता बातों के बाद मैं किचन से चाय बनाकर ले आई। एक गिलास में चाय डालकर मैं पापा के पास गई तो बिस्तर पर लेटे हुए सामने दीवार पर टंगी मम्मी की तस्वीर को देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। पापा चाय, मैंने कहा। पापा मेरी तरफ देखा और पलकें झपकाकर आंसू पोंछते हुए बोले, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो आरसी। उनकी ऐसी हालत देखकर मेरे गले में रुकी हुई सुस्कियां तेज हो गई। मैं भी पापा को अपने मन की बात कह उनसे अपना दुख बांटना चाहती थी, पर लगा था वह अपनी ही दुख से उभर नहीं पा रहे हैं। किसे मालूम था कि मम्मी पापा के यूं अकेला छोड़कर इस संसार से चली जाएंगी। इस हादसे की बात को तो पापा एकदम अपनी सुध बुध खो चुके थे। मैंने अपनी छोटी बहन आरोही को इटली में तत्काल समाचार दे दिया, पर समय अभाव के कारण माँ की पार्थिव शरीर को वह कहाँ देख पाई थी। पापा का इस दुख से उभरते भी कैसे, जिसके साथ उन्होंने जिंदगी के 40 साल बिताए थे। माँ का इस तरह बिना किसी बीमारी के मरना पापा कैसे भूल सकते हैं। कई दिनों तक रोते रोते गला बैठ गया, पर उनका दुख समाप्त ना हो सका। ऐसी हालत देखकर मैंने धीरे से उनका दरवाजा बंद किया और वापस ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ मेरे पति राकेश बैठे थे। चाचा जी वहाँ बैठे हुए हाई रेट वाले पंडित जी का हिसाब करते जा रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने कहा, आजकल छोटे से छोटे काम में भी इतना खर्चा हो जाता है कि बस। यह कहते हुए उन्होंने राकेश को सारे बिल पकड़ा दिए। मैंने राकेश के सहारे से सबका हिसाब चुकता करने को कहा। पापा अपने गम में इतने डूबे हुए थे कि उनसे कुछ भी इस समय कहने का साहस मुझ में नहीं था। ना, अच्छा आरसी बिटिया, अब मैं चलता हूँ, कोई काम हो तो बताना। कहते हुए चाचा जी ने मुझे इस अंदाज से देखा कि मैं कोई दूसरा काम न कह सकूं, और उनके साथ ही कॉलोनी की 3-4 महिलाएं भी जल्दी मुझे और पापा को छोड़कर चली गई। इस बात से बेहद दुख हुआ कि मम्मी इतने वर्षों में सदा सबके दुख सुख में हमें भी नज़रअंदाज करके इन लोगों का साथ देती थी, लेकिन आज सभी ने उनके गुजरने के साथ ही अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लिया। शाम को खाने के मेज पर बैठते राकेश ने पूछा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अब मैं तो रात को ही वापस जाना चाहता हूँ, तुम साथ नहीं चल रही हो क्या? राकेश ने पूछा। पापा को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे चली जाऊँ मैं? रुआसी होकर कहा, लगता है ऐसे ही समय के लिए लोग बेटे की कामना करते हैं। पापा को साथ क्यों नहीं ले चलती? राकेश बोले, थोड़ा उनका भी मन चेंज हो जाएगा। नहीं बेटा, तब तक पापा अपने कमरे से और आ चुके थे। तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। पापा, आपको तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं आता, माँ होती तो और। इतना कहते कहते मैं रो पड़ी। आरसी, तू चिंता क्यों करती हो? पापा, आप गाई हो 9 बजे आती है, अखबार, दूध, नहाने के बाद कपड़े, दवाइयाँ, कुछ भी तो आपको नहीं मालूम। आज तक आपने किया हो तो पता होता। उसने मुझे इतना आलसी बना दिया था, पर क्या करूं? तुम लोग चले जाओ ना, कुछ समझ में नहीं आएगा तो तुमसे कुछ पूछ लूंगा। कहते कहते पापा ने मेरी तरफ देखा। उनका जरूरत से ज्यादा
जरूरी तुम्हारी माँ थी, अब क्यों रुलाते हो? पापा कहते हुए मैं खाना छोड़कर उनसे लिपट गई। मेरे सिर पर स्नेहिल स्पर्श से पापा ने कहा, उसी ने अभी तक सारे परिवार को एक सूत्र में बांध रखा था। पक्षी अपना घोंसला छोड़कर उड़ चला और यह घोंसला भी एकदम वीरान सा हो गया। मैं क्या करूं? पापा आप हिम्मत मत हारो, कुछ दिनों के लिए ही सही हमारे साथ ही चलो ना बेटी। जब अकेले ही जी नहीं पाऊंगा तो कह दूंगा। फिर मैं थोड़ी और आश्वस्त हो गई। 2 दिन बाद मेरी सुबह की ट्रेन थी। जाने से एक रात पहले मैं पापा के पास जाकर बोली, पापा कल सुबह आप मुझे छोड़ने नहीं जाएंगे? नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर मैं भरे कंठ से वहां से चली आई। सुबह जल्दी जल्दी तकिया के पास पापा के हाथ की लिखी चिट्ठी पड़ी थी। जाने से पहले मुझे भी मत उठाना, मैं नहीं रह पाऊंगा। साथ ही 100 रुपये रखे हैं, इन्हें स्वीकार कर लेना। वैसे भी यह सारे ढाबा तुम्हारी माँ संभालती थी। मैं जानती हूँ कि मैं यह घर कैसे छोड़ी थी। मैं हर रोज पापा को फोन करती हूँ, उनका हाल जानती, फिर मेरी हिदायत देती। मैं अपनी सीमाएं भी जानती थी और जिम्मेदारियां भी। राकेश को मेरी किसी बात का बुरा ना लगे, इसलिए पापा से ऑफिस से ही बात करती। कभी कभी वह छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो जाते थे। ऊपर से सामान्य बने रहने के बावजूद भी मैं दिल से इसको स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वहाँ रहने के लिए उनकी दुनिया उनके इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। एक दिन सुबह मैंने पापा को अपने जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया। देर तक फोन की घंटी बजती रही और उधर से कोई उत्तर नहीं मिला। फिर मैंने कई बार फोन किया और हर बार यही हाल है। मेरी घबराहट स्वाभाविक थी। तरह तरह के कुविचारों ने मन में डेरा डाल दिया। पड़ोस में रहने वाली रीता आंटी को फोन किया तो उनका भी यही उत्तर था कि वह घर पर शायद कोई नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पापा से तो कभी कहे जाते नहीं थे। मेरी हालत देखकर राकेश बोले, तुम घबराओ नहीं, थोड़ी देर में फिर से फोन करना, नहीं तो कुछ और सोचते हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा था। राकेश, मैंने कहा, थोड़ा धीरज रखो। आरसी कहकर राकेश अखबार रखकर बोले, हम इतनी दूर हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और पापा यहाँ आना नहीं चाहते। तुम वहाँ जा नहीं सकती तो उनको उन्हीं के हालत पे छोड़ दो। मैं सुबह सुबह कर रो पड़ी। जानते हो, पापा को कुछ भी नहीं आता है। बाजार से आते ही टेबल पर सब छोड़ देते हैं, अलमारी में भी चाबियां लगी छोड़ देते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी आजकल अकेले रह गए हैं, उन्होंने आश्रम का ही निशाना बना रहे हैं। इतने में फोन की घंटी बजी। पापा की आवाज़ सुनी तो थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने कहा, कहाँ चले गए थे पापा? मैं बहुत घबरा गई थी। तू इतनी चिंता क्यों करती है मेरी बेटी? मैं एकदम ठीक हूँ। तेरी मम्मी आज के दिन अनाथ आश्रम के बच्चों को वस्त्रदान करती थी तो उसका वह काम पूरा करने चला गया था। पापा, आप एक मोबाइल ले लो, कम से कम चिंता तो नहीं रहेगी ना? मैंने सुझाव दिया। इस उम्र में मोबाइल कहते कहते पापा हंस पड़े। तू मेरी चिंता छोड़ दे। बस दिन बीतते गए। उनकी जिंदगी उनके सिद्धांत और समझौता के बीच बनकर रह गई। मैं लगातार पापा के संपर्क में बनी रही। मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वह लगातार सेहत के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। अंग्रेजी दवाओं के वह खिलाफ थे, इसलिए जो देसी दवाओं का ज्ञान मुझे माँ से विरासत में मिला था मैं उन्हें बता देती। कभी उनको आराम आ जाता तो कभी वह चुप्पी साध लेते। एक दिन सुबह रीता आंटी ने फोन कर बताया कि पापा सीढ़ियों से फिसल कर अभी पापा को जो अस्पताल छोड़कर आई हूँ, एक दिन के लिए डॉक्टर की देखरेख में ही रहेंगे। साथ फ्रैक्चर उनके साथ कोई है? मैंने चिंतित होते हुए पूछा। आईसीयू में किसी की जरूरत नहीं होती, डॉक्टर को तो वह जानते ही है, रीता आंटी ने बेहद लापरवाह स्वर में कहा। रीता आंटी की बातें सुनकर मुझे दुख भी हुआ और पूरा बुरा भी लगा। इंसान इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? मेरा मन पापा से मिलने के लिए तड़पने लगा।
राकेश ने मेरी मनोस्थिति जानते हुए कहा, आरसी तुम इस तरह ना अपने घर पर ध्यान दे सकोगी और ना ही पिताजी का। उनका मेरे सिवा और कोई रहने वाला तो भी नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक औरत की दुनिया में दो ही मर्द सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, एक उसका पति जो उसकी असमत की रक्षा करता है, दूसरा उसका पिता जो उसके वजूद का निर्माता होता है। तुम्हें तो मैं अपने से ही ज्यादा प्यार करता हूँ, पर उन्हें क्या यूं ही तिल तिल कर मरता छोड़ दूँ? इस बार उन्हें किसी न किसी बहाने यहाँ ले आओ, फिर सोचेंगे। राकेश ने निर्देश दिया। मैंने अगले ही दिन पापा के पास रवाना हो गई। अस्पताल में मैंने उन्हें देखा तो विश्वास ही नहीं हुआ। पापा की स्थिति देखकर कलेजा मुंह को आ गया। वह सफेद चादर में लिपटे हुए दूसरी तरफ मुंह किए लेटे थे। डॉक्टर से पता चला कि पापा हाई ब्लड प्रेशर से के मरीज हो गए हैं और वजन उनका घटकर अब आधा रह गया था। मैंने उनके पास जाकर बैठ गई। पापा मुझे देखते ही बोले, आरसी तुझे किसने बताया? पापा तो क्या यह बात भी आप मुझसे छुपा कर रखना चाहते थे? मैं तो समझती थी कि आपने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया होगा और यहाँ से तो मेरा गला भर गया, बाकी के सब होठों में ही फंस कर रह गए। मैं सब बताना चाह रहा था तो फिर तू मेरी चिंता करती। राकेश क्या सोचेगा? ठीक है पापा, मैं भी जब तक राकेश के पास नहीं जाऊंगी तब तक, जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। मेरा घर उजड़े तो उजड़े, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आरुषिया क्या कह दिया तूने? कहकर वह थोड़ा उठने को हुए, तभी नर्स ने आकर उन्हें लिटा दिया। सीढ़ियों से फिसलने के बाद पापा को चोट तो बहुत आई थी, पर कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ। मैं उन्हें अस्पताल में से घर ले आई और बिस्तर पर लिटा दिया। मेरी निगाहें घर के चारों तरफ दौड़ गई। घर की हालत देखकर लगता नहीं था कि यहाँ कोई रहता है। बड़े बेढंग तरीके से कपड़ों को समेटकर एक तरफ रखा हुआ था। पापा की बिस्तर की चादर गंदी रखी हुई, आलू के टुकड़े और चींटियों की कतारें। समझ में नहीं आ रहा था काम कहाँ से शुरू करूं। आज मेरी समझ में आ रहा था कि सुचारू रूप से चला रहे इस घर में मम्मी का कितना सार्थक श्रम, निस्वार्थ समर्पण था। इस हालात में पापा को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं था, इसलिए मैं पापा को लेकर वापस अपने घर लखनऊ आ गई। एक दो दिन में पूरे समय पापा के साथ ही रही। ऑफिस जाते हुए मुझे संकोच हो रहा था, पर पापा मन की स्थिति जान गए और निसंकोच मुझे ऑफिस जाने के लिए कह दिया। राकेश और मैं एक ही समय साथ साथ ऑफिस जाते थे। उस दिन शाम को हम लोग खाना खा रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। सामने शर्मिला आंटी खड़ी थी। मैंने कहा, आइए आंटी जी, कहाँ से आ रही हैं? इस समय मैं निषादगंज गई थी, थोड़ी देर हो गई। सामने की दुकान से कोई पानी देने तो नहीं आया था? नहीं। अच्छा, तो आप भीतर से एक बोतल पानी ले लीजिए। कहते हुए मैं वापस खाने की टेबल पर आ गई। खाना खा लीजिए आंटी। नहीं बेटा, आज मन नहीं है। मैंने पापा को उनका परिचय कराते हुए कहा। पापा या शर्मिला आंटी हैं, सामने के फ्लैट में रहती हैं, बेहद मिलनसार हैं और कभी भी राकेश को जब भी कुछ नया खाने का मन करता है आंटी बना देती हैं। अरे बस बस कर, वह सामने आकर बैठ गई। मैं उनकी तरफ प्लेट सरकाते हुए कहा, अच्छा कुछ तो खा लीजिए, हमारा मन रखने के लिए ही सही। और इसी के साथ उनकी प्लेट में मैंने थोड़े चावल और दाल डाल दिए। लगता है आप यहाँ अकेली रहती हैं? पापा ने पूछा। हाँ पापा, इनके पति आर्मी में हैं, वहाँ इनको साथ में रखने की कोई सुविधा नहीं है। राकेश ने कहा, फिर तो आपको बड़ी मुश्किल होती होगी अकेले रहने में। नहीं, अब तो आदत सी पड़ गई है, आंटी बेहद उदासीनता से बोली। बेटी दामाद भी कभी कभी आते रहते हैं, फिर जब कभी मन ऊब जाता है मैं उनसे स्वयं मिलने चली जाती हूँ। पापा, इनके बेटी दामाद दोनों डॉक्टर हैं और सिक्किम में काम करते हैं। मैंने कहा। बातों का सिलसिला देर तक यूं ही चलता रहा। जाते जाते आंटी बोली, मैं सामने ही रहती हूँ,
किसी वस्तु की जरूरत हो तो बिना संकोच बता दीजिएगा। आंटी, पापा को सुबह इंजेक्शन लगवाना है, किसी को जानती हो तो यही आकर लगा सके। बेटी, इंजेक्शन तो मैं ही लगा दूंगी, बेटी ने तो इतना सिखा ही दिया है। ठीक है आंटी, मैं सुबह इंजेक्शन भी ले आऊंगी और पट्टी भी। कहते कहते मैं बैठ गई। हाँ बेटा, यह तो मेरा सौभाग्य होगा, कहकर आंटी चली गई। शाम को मैं ऑफिस से ही आई और पापा का हाल चाल पूछ। आज वह थोड़ा स्वस्थ लग रहे थे। कहने लगे, सुबह इंजेक्शन और ड्रेसिंग के बाद थोड़ा रिलैक्स अनुभव कर रहा हूँ। फिर शाम को सामने पार्क में भी घूमने गया था। मैं चाहती थी पापा कुछ दिन और यहाँ रहे। हर रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर जतला देते थे कि वह वापस जाना चाहते हैं। यहाँ रहना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। मेरी भी शंका थी, जितनी गहरी थी, पर समाधान उतना ही कठिन। मैं और राकेश ने प्रयास किया कि उन्हें यही पास में कोई और मकान दिलवा देते हैं, पर वह किसी भी तरह माने नहीं। फिर हमने उन्हें इस बात के लिए मना किया कि 1 महीने के बाद मकर संक्रांति आ रही है, तब तक वह यहीं रहे। हमारी आशाओं के अनुकूल उन्होंने यह स्वीकार कर लिया। मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो गई। उस दिन मैं और राकेश अंबेडकर पार्क जाने का मन बना रहे थे। वहाँ विदेशों से लोग आते हैं घूमने, भीड़ लगी हुई थी। मैंने पापा को भी साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। पापा, आप साथ रहे चलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आरसी कई दिनों से अंबेडकर पार्क घूमने का मन बना रही थी। आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा, राकेश ने विनती करते हुए कहा। तुम्हारा मुझे इतना मन रखने के लिए शुक्रिया बेटा, जा नहीं पाऊंगा। हम लोग घूमने के लिए अंबेडकर पार्क चले गए। जैसे ही वापस आए, इस कॉलोनी की 2 महिला को देखा। एकदम घबरा गई और तेजी से जाकर पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? शर्मिला आंटी, सब ठीक तो है ना? अब सब ठीक है। उनके घर में किसी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, आंटी सामने से आते हुए बोली, तुम्हारे पापा इधर हैं, तुम लोग इधर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ उनको? दरअसल तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने मेरे घर की घंटी बजाकर कहा था उन्हें बहुत घबराहट हो रही है। मैं थोड़ा घबरा गई थी। मैंने उन्हें सहारा देकर अपने घर ले आई और डॉक्टर को फोन कर दिया। उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था, शायद गैस हो रही होगी। अभी उन्हें सोने का इंजेक्शन, कुछ दवाइयाँ भेजी हैं। कहते हुए उन्होंने पर्चा पकड़ाते हुए कहा, बुढ़ापा है आंटी, बुढ़ापा नहीं, पापा अकेलेपन का शिकार हैं। कहते कहते मैं पापा के पास बैठ गई। 62 साल की उम्र में भी कोई बुढ़ापा होती है? राकेश जब तक अपनी फ्लैट से फ्रेश होकर आए, आंटी ने चाय बना दी। पापा बहुत परेशान थे। वहाँ पूरी रात हमने उनके पास बैठकर बिताए। कुछ दिन और बीत गए, पापा फिर सामान्य हो गए थे। आंटी का हमारे घर निरंतर आना जाना बना रहता। आंटी, आप पापा में फिर से उत्साह पैदा करने की कोशिश करते रहिए। कुछ पल वह खुश हो जाते, दूसरे ही पल उदास और गंभीर। रविवार को हम सवेरे बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे। बातों बातों में राकेश ने आंटी का उदाहरण देते हुए कहा, वाह, कितने मजे से जिंदगी कट रही है। सचमुच वह बहुत ही भद्र मिलनसार महिला है। इस उम्र में तो उनके पति को भी रिटायर ले लेना चाहिए। कैसे वो अकेली जिंदगी जी रही हैं और आजकल के हालात देखते हुए एक अकेली औरत। पापा बोले, पापा आपको एक बात बताऊं, राकेश ने सारा संकोच त्याग कर कहा। मैंने पहले ही दिन आपसे झूठ बोला था कि आंटी के पति आर्मी में हैं। दरअसल उनके पति की मृत्यु 8 साल पहले ही हो चुकी है। तब उनकी बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। बड़ी मुश्किल से आंटी ने उन्हें पढ़ाया है। पिछले ही साल उसकी शादी की है। वह तो बहुत बुरा हुआ, उन्होंने कभी बताया ही नहीं। सभी लोगों को उन्होंने यही बता रखा है कि मैंने आपको बताया था।
एक अकेली औरत सचमुच अकेले रहना कितना कठिन होता है, या उनसे पूछिए। इसलिए मैं भी आंटी को देखती हूँ, मुझे बड़ी चिंता आपकी होने लगती है। औरत होने के नाते ही तो अपना घर संभाल सकती हैं, पर पुरुष नहीं। उन्हें सचमुच एक सहारे की जरूरत होती है। पापा, आपको लगता है कि आप यूं ही अकेले जीवन बिता पाएंगे? मैं बेटी हूँ आपकी। मम्मी के बाद आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है, मेरा अधिकार भी है। और मैं जो कर रही हूँ आप समझ रहे हैं ना? पापा, मैं शर्मिला आंटी से बात कर रही हूँ। मैं अपनी बात कह चुकी थी और अब पापा के चेहरे पर गिरे भाव को पढ़ने की कोशिश करने लगी। आरुषि ठीक कह रही है पापा, राकेश बोला। बहुत दिनों तक सोचने के बाद भी डरते डरते हमने आपसे कहने की हिम्मत जुटा पाई है। बात अच्छी ना लगे तो हमें माफ कर दीजिएगा। बेटे, इस उम्र में शादी में कैसे भूल पाऊंगा तुम्हारी मम्मी को, और फिर लोग क्या सोचेंगे? पापा का सर किसी गहरे दुख में डूब गया। पापा, लोग बुढ़ापे के लिए तो एक दूसरे का सहारा ढूंढते हैं। इस उम्र में आपको कई बीमारियों ने घेर रखा है। अपेक्षित से होकर रह गई। जो हो गया सो हो गया, उस पर हमारा जोर तो नहीं। फिर लोगों से हमें क्या लेना देना? आपको अब आप दोनों तैयार हो तो हमें दुनिया से क्या लेना? शर्मिला से भी तुमने बात की है? उन्होंने खुश होकर पूछा। हाँ पापा, हमने उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया है। यदि आप तैयार हो तो आप हमारा हमेशा ही भला चाहते रहे। क्या आप चाहते हैं कि हम सदा आपके लिए चिंतित रहे? बहुत सी बातें आप छिपा भी जाते हैं। मैं पहले भी आपसे इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर हर बार संकोच की दीवार सामने आकर रह जाती थी। वह कुछ आशाएं भी थी। पिताजी असामान्य किंतु प्यार भरी निगाहों से उन्होंने मुझे देखा। मुझे लगा मेरी यह हरकत तुम्हें ही अच्छी लगी है। पापा प्लीज, कहकर मैं उनके पास जाकर बैठ गई। आपको सुखी देखकर हम लोग कितनी राहत महसूस करेंगे, मैं कैसे बताऊं? आपकी ऐसी हालत देखकर मेरा जी भर जाता है। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ पापा। कहते कहते मैं रो पड़ी। पापा धीरे से मुस्कुराए। शिष्टाचार के सभी बंधन तोड़कर मैं उनसे लिपट गई। वर्षों से खोई हुई उनकी हंसी वापस उनके चेहरे पर थी। उनका ठंडा मीठा स्पर्श आज मुझे आशीर्वाद मिला था। थैंक्स पापा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।